क्या खूब। जब उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो मुझे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हुआ। घर युगों से बाजार में था और मुझे लगा कि विक्रेता बस चाहता है कि कोई इसे अपने हाथों से ले ले। बहुत काम करना था। यह आश्चर्य की बात थी कि वह चीज अभी भी खड़ी थी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। वह मेरा काम था, पुराने उपेक्षित घरों को खरीदना, उन्हें पुनर्स्थापित करना और उन्हें बेचना। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब मैंने इसे खोला तो चरमराता हुआ लकड़ी का दरवाजा लगभग अपने कब्जे से बाहर निकल गया। धूल की मोटी परत के नीचे पुराना फर्नीचर अभी भी पड़ा हुआ था। बेशक अब बिजली नहीं है, लेकिन खिड़कियां चौड़ी और ऊंची थीं, इसलिए भारी पर्दे खोलने के बाद सूरज की रोशनी एक आरामदायक इंटीरियर प्रकट करने में आ रही थी। हालांकि मैं देख सकता था कि ये दशकों से छोड़ दिया गया था। मैं पर्दे खोलने के लिए हर कमरे में गया और यह मूल्यांकन करने की कोशिश की कि क्या रखा या बेचा जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि पिछले मालिकों ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। किचन पुराना था, लेकिन मैं पहले ही बता सकता था कि लिविंग रूम में बहुत सारी कीमती चीजें थी। फेंकने के लिए बहुत कुछ नहीं था। मैं ऊपर गया और बाईं ओर पहले कमरे में गया। वहाँ बिस्तर अभी भी बनाया गया था, समय में जमे हुए एक कमरा। बिस्तर मजबूत लग रहा था, सादा लकड़ी जैसा कि बेडसाइड टेबल था। दूसरा कमरा शायद एक गृह कार्यालय था, जैसा कि शयन कक्ष में फर्नीचर के मामले में था। डेस्क सादा ओक था। मैंने सोचा कि क्या मैं इसे अपने लिए रखूंगा जब मैंने अपनी गर्दन पर हल्की ठंडी हवा महसूस की। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन मैंने देखा कि छत पर एक हैच था। घर के विवरण में अटारी का उल्लेख नहीं किया गया था। मैंने अब अंदर झांकने का फैसला किया क्योंकि सूरज अभी भी ऊपर था। एक घंटे में अंधेरा हो जाएगा और मुझे इसे एक दिन बुलाना होगा। मैंने हैच खोला और सीढ़ी पर जोर से खींचना पड़ा, लेकिन मैं कामयाब रहा और सावधानी से ऊपर चला गया। हर जगह धूल और डिब्बे। मेरा ध्यान एक गत्ते के डिब्बे की ओर गया क्योंकि उस पर केवल एक ही लेबल लगा हुआ था, व्यक्तिगत दस्तावेज, ये पढ़ता है। मुझे पिछले मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं उत्सुक था। मैंने इसे खोला और बड़े करीने से व्यवस्थित कागजी कार्रवाई और एक पुरानी फटी हुई नोटबुक भी पाई। पहला पन्ना कोरा रह गया था, पर दूसरे पन्ने पर मैं समझ गया कि यह एक डायरी है। पृष्ठ के शीर्ष पर 28 फरवरी 2000 सावधानी से लिखा गया था। फरवरी 28, 2000। मैं अपने आप को एक खेल के मैदान में पाता हूँ। मैंने चारों ओर देखा। बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल रहा है, चिल्ला रहा है। मैं उन्हें सुन नहीं सकता। सन्नाटा परेशान करने वाला है। मैं चलना शुरू करो। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं उस बच्चे को खड़ा देखता हूँ, अभी भी दूरी में। वह नहीं खेलता, चिल्लाता नहीं। अन्य बच्चे उसे देखे बिना ही पास पास घूमते रहते हैं। मैं और करीब आता हूँ, और जैसा मैं करता हूँ मेरा डर असहनीय हो जाता है। आंतें मरोड़ रही हैं, हाथ कांप रहे हैं, आत्मा कांप रही है। सन्नाटा इतना घना हो जाता है कि आप उसे छू सकते हैं। पसीना मेरी आंखों को चुभता है। पास मत करो, चले जाओ, चेतावनी मेरे अंदर से आती है। सिर, लेकिन फिर भी मेरे पैर चलते रहते हैं। अभी कुछ फुट दूर है। 3, 2, 1, वह दूर हो गया है। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता। क्या वह रो रहा है? उसके कंधे कांप रहे हैं। वह नीचे देख रहे हैं, लेकिन इस हकीकत में मैं बहरा हूँ। मैं देखना है। मैं उसके चारों ओर घूम रहा हूँ। मैं उसके चारों ओर घूमता हूँ, लेकिन कर सकता हूँ केवल उसकी पीठ देखें। उसे मत छुओ, मेरे मन में आवाज उठाती है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करने लगा। क्या ये हंस रहा है? इस चीज का कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ चारकोल बाल, मांस का एक झुरमुट और एक बिना होंठ वाला मुंह। मैं ठोकर खाता हूँ और भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह मुझे पकड़ लेता है। उसके पंजे जैसे नुकीले दांतों की 2 कतारें गहरी खाई में घुस जाती है, वैसे ही मेरी छाती को चीर रहे हैं। मेरे गले में किसी की चीख ने मुझे एक झटके से जगा दिया। मैं पहले एक मनोचिकित्सक से परामर्श नहीं करना चाहता था, लेकिन तब मैं नहीं कर सका। हमेशा के लिए रातों की नींद हराम करते रहे। मैं थक गया था, उदास, हताश, सबसे बढ़कर डरा हुआ। मैंने इस 2 स्वप्न के बारे में डॉक्टर स्टेगमैन से बात की। ए का पहला लंबी श्रृंखला। तब से उन्होंने मुझे उनमें से प्रत्येक को लिखने के लिए कहा। जब वे घटित होते हैं तो हम अपने अगले सत्र में उन पर चर्चा कर सकते हैं। यह आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी। इसने वास्तव में मुझे झकझोर कर रख दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि आदमी सिकुड़ गया। और भी कई प्रविष्टियां थी, लेकिन रोशनी कम हो गई थी, इसलिए मैंने इसे वापस बॉक्स में रख दिया और पूरी चीज अपने साथ ले गई। इसे घर पर पढ़ना जारी रखने की योजना बना रही थी। मैंने आखिरी बार घर के चारों ओर देखा और चला गया। मैं सुबह वापस आ जाता। घर का सामान छांटने के लिए काफी समय होता। मैं चाहता था कि यह जल्द से जल्द खाली हो जाए ताकि जीर्णोद्धार शुरू हो सके। जब मैंने डायरी खोली तो देर हो चुकी थी। मार्च 3, 2000। मैं आज टहलने निकला। मेरी धुंधली नींद ने मन को वंचित कर दिया।
ताज़ा बर्फ कुचलने की पृष्ठभूमि ध्वनि के साथ भटकना। मेरे जूते के नीचे सब कुछ सफेद था, जमीन, आसमान, शुद्ध करने वाली ठंडी सफेदी। मैं मरना बंद कर दिया। मेरा सिर इतना घूम रहा था कि मुझे लगा कि मैं हूँ रक्तचाप या कुछ और में गिरावट होना। मैंने अपनी मालिश की, मंदिर, आंखें बंद, बेहतर महसूस करने की प्रतीक्षा में। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं वास्तव में नहीं गिरूंगा, तो मैंने अपनी आंखें खोली। सड़क चली गई थी, बर्फ गायब हो गई थी। ऐसे ही मैं एक हरे भरे जंगल में था। मुझे याद भी नहीं आया कि मैं चल रहा हूँ। वर्षा हो रही थी। मैं जम गया। कुछ कदम आगे कोई मुझे घूर रहा था। गंदे कपड़े पहने, सफेद प्लेग डॉक्टर की पोशाक, त्वचा का कोई इंच स्पष्ट नहीं। मैं बंद कर दिया और अपनी आंखों को इतनी जोर से रगड़ा कि मैं अपनी आंखों को मल सकता था। चेहरा फिर भी वहाँ, लेकिन करीब। ये सिर थोड़ा झुका हुआ है, जैसे कि मैं अजीब चीज हूँ। जंगल। मेरा दिल गुस्से से सोच रहा था। मैंने अपनी आंखें मली, फिर से कुछ कदम पीछे हटते हुए, थोड़ा संतुलन खोते हुए। यह नहीं हो सकता, नहीं, यह नहीं हो सकता। वो अब करीब है। उसकी बाहें एक खौफनाक निमंत्रण में फैली हुई हैं। मेरी आंखों के सामने रोशनी चमकने लगी। मैं अनियंत्रित था, हिलना, चीखना, जैसे मेरे अविश्वासी सिर को पकड़ना। मंच की तस्वीर में चरित्र। मैं पागल हो गया था। बस इतना ही था, अब पक्का। मैंने बुदबुदाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। असली नहीं, असली नहीं, असली नहीं। मैंने धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश की। सांस, धीरे धीरे। मैंने ध्यान से फिर आंखें खोली और मेरा सिर चिल्लाया क्योंकि इसकी दुर्गंधयुक्त चेहरा 1 इंच का था। मैं अपने बिस्तर में उठा, भीगा हुआ। मुझे क्या हो रहा है? मुझे आश्चर्य है कि डॉक्टर स्टेगमैन क्या बनाएंगे। इसका प्रत्येक प्रविष्टि पिछले वाले की तुलना में अधिक परेशान करने वाली थी। मालिक ने डायरी पर अपना नाम नहीं लिखा। मेरे पास सिर्फ उनके मनोचिकित्सक का नाम था, डॉक्टर स्टेगमैन। फिर मैंने खुद को हथकड़ी लगाई। बॉक्स में बिल जैसे अन्य कागजात थे। बिलों पर नाम है, मूर्ख। मुझे तुरंत एक मिल गया, मिस्टर एडम बंस के लिए एक फोन बिल। मैंने सोचा कि लगभग 20 साल पुरानी डायरी के मालिक की गूगल जासूसी करने की कोशिश करना बेवकूफी थी, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया। उस पर कुछ भी नहीं था और मेरा मतलब कुछ भी नहीं था। लड़का भूत था, लेकिन कुछ मुझे किसी भी तरह एडम को खोजने की कोशिश करने के लिए प्रेरित कर रहा था। मैंने डॉक्टर स्टेगमैन को गूगल किया। अच्छी खबर, अभी भी व्यवहार में है। बुरी खबर, वह मुझे किसी मरीज के बारे में कभी कुछ नहीं बताएगा, यहाँ तक कि एक बूढ़े के बारे में भी नहीं। उस रात मुझे अपने ही बुरे सपने आने लगे। मैंने 1 हफ्ते बाद तक इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। मैं टीवी देख रहा था और कुर्सी पर सो गया। मैंने खुद को एक धुंधले जंगल के रास्ते पर पाया। गीली धरती की तरह महक रही थी। मैंने अपने पीछे कुछ कराहते हुए सुना। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन हवा में लहराते पेड़ों और पत्तियों के अलावा कुछ नहीं था। अचानक झाड़ियों से सड़े गले सिर, बाह और हाथ निकलते देखे और मैं पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी मैं दौड़ता रहा। वे अंदर आ रहे थे। उनके हाथ पहले से ही मेरी शर्ट को खरोंच रहे थे। मेरी राहत के लिए मैंने एक केबिन को और दूर देखा और उसमें कूद गया। मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया और मेरे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मैंने जीवों को दीवारों पर तेज होते सुना, उन्हें तोड़ने के लिए तैयार। बस जब मुझे लगा कि वे मेरे पास नहीं आ सकते, तो केबिन की दीवारें और करीब आने लगी, जैसे कि केबिन खुद मेरे साथ सिकुड़ रहा हो। मुझे डर था कि दीवारें मुझे कुचल देंगी। जब प्राणियों के सड़ते हुए हाथों ने दीवारों में छेद करना शुरू कर दिया, इस प्रक्रिया में त्वचा और अंगुलियों को खो दिया। केबिन छोटा और छोटा और छोटा होता गया। कोई जगह सुरक्षित नहीं थी। मुझे उनके नाखूनों की नोक इतनी करीब महसूस हुई कि अब मुझे पकड़ सकता है, और मैं चीखता हुआ जाग उठा। यही वो क्षण था जब मैंने निश्चय किया कि मैं निश्चित रूप से डॉक्टर स्टेगमैन के यहाँ अपनी किस्मत आजमाऊंगा। एक प्राचीन और दयालु दिखने वाले सेक्रेटरी ने मेरा स्वागत किया। क्या आपके पास नियुक्ति है? उसने पूछा। मैंने फ्रीस्टाइल किया। नहीं, मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। मैं किसी की तलाश कर रहा था। उसने मुझे बहुत संदेह से देखा, लेकिन मैंने जारी रखा। मैंने एक घर खरीदा और एक निश्चित श्री एडम बंस के व्यक्तिगत प्रभाव को पाया। मैंने पेशकश की। मुझे यकीन है कि वह नाम पर थोड़ा उछल पड़ी, लेकिन उसे शांत रखा। हम मरीज की जानकारी का खुलासा नहीं करते हैं, सर। तो वह एक मरीज था। एडम अपनी डायरी में ऐसा कहता है, और आसपास कोई अन्य डॉक्टर स्टेगमैन नहीं है, मैंने जोर दिया। उसने एक पल के लिए मेरी आंखों में चौकोर देखा और दृढ़ता से कहा कि अगर मुझे डॉक्टर स्टेगमैन के साथ नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे खुद को हटाने के लिए कहा गया। मैं नहीं बता सकता कि मैं निराश था। मुझे कुछ इस तरह की उम्मीद थी। मैं बाहर गया और कॉफी पीने और अपनी अगली चाल के बारे में सोचने के लिए कोने पर स्थित स्टारबक्स की ओर चल पड़ा। तभी मैंने सचिव को अपने पीछे बुलाते सुना। क्या आपके पास वास्तव में मिस्टर बंस की डायरी है? उसने मुझसे संपर्क करते हुए पूछा।
मैंने कहा मैंने किया और इसने मुझे कुछ बुरे सपने भी दिए। इस पर वह बेचैन हो उठी। मैं उसकी आंखों में देख सकता था कि उसने सोचा कि यह एक गलती थी, लेकिन उसने मुझे उस पर एक फोन नंबर के साथ एक कागज का टुकड़ा दिया। जूलिया बूथ को कॉल करें, उसे बताएं कि मैंने आपको उसका नंबर दिया है। वह आपको बता सकती है कि आप क्या जानना चाहते हैं। और वह चली गई। जूलिया बूथ को मनाना मुश्किल नहीं था। उसने एडम बंस के इसके बाद इसे छोड़ दिया, जैसा कि उसने कहा था, और इसके बारे में बात करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में बहुत दर्द था। एडम, मिस्टर बंस को गंभीर एंजाइटी डिसऑर्डर था। डॉक्टर स्टेगमैन के पास उन्हें नजरबंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मिस्टर बंस ने कभी अपने बुरे सपने के बारे में मुझसे बात नहीं की, लेकिन मैं उनकी रोजमर्रों में से एक थी। वह बहुत शांत, बहुत दयालु था। सारा, जो रात में उसकी देखभाल करती थी, ने मुझे उसके नखरे के बारे में बताया। दरवाजे और दीवारों पर खड़खड़ाहट, बाहर निकलने के लिए चिल्लाना। उसके पास कुछ हिंसक रात्रि भय थे। एक रात सारा ने मुझे बताया, इससे पहले कि उसे पकड़े हुए 4 लोग उसे छोड़ सके, उन्हें उसे 4 मिलीग्राम लोराज़ेपम इंजेक्शन देना था। इसके बाद उन्हें नींद भी नहीं आई। वह दीवार के सहारे बैठ गया और पूरी रात रोता रहा। अगले दिन जब मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ, तब भी वह उसी दीवार के खिलाफ थे। मैं उसके पास गया, पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने सिर उठा लिया। उसके गालों पर आंसू बह रहे हैं। उसने उन्हें पोंछने की भी जहमत नहीं उठाई। मैं कबूल करता हूँ कि मेरा दिल थोड़ा टूट गया। कृपया मुझे जाने दें। कृपया मुझे बाहर जाने दें या वे मुझे पकड़ लेंगे। कृपया 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 कृपया, वह सिसकते हुए बोला। उसका कोई मतलब नहीं था। वह बात कर रहा था कि राक्षस उसका पीछा कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व एक बिना चेहरे वाला बच्चा कर रहा है। गरीब आदमी बुरी हालत में था। उसे देखने वाले कई मनोचिकित्सकों में से कोई भी एक ही निदान से सहमत नहीं था, न ही उस मामले के लिए उचित दवा के लिए। मुझे लगता है कि उन्होंने हल्के चिंताजनक से लेकर मजबूत न्यूरोलेप्टिक्स तक कुछ भी करने की कोशिश की होगी। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो वह मर चुका था। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। उसका चेहरा दहशत में जम गया था। अब 20 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने उस बिंदु पर काट दिया। मृत? हाँ सर, उन्हें पिछले 2 दशकों से सेंट जॉन्स में दफनाया गया है।